दोस्तों, स्वागत है आपका पेशेंस गुरुजी में। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन सारा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी बच्चे या अभ्यर्थी शुरू से अगर तैयारी करना चाहते हैं वो 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एनसीईआरटी और करंट अफेयर भी मिलेगा, और आपको एडवांस कोर्स के रूप में जो 2021 प्रोग्राम के लिए चल रहा है उसका फ़ी आप देख सकते हैं। उसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगली जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कृष्ण गोपाल कृष्णन कमेटी हाल ही में किन से जुड़ा हुआ है। आप उसका सही आंसर ढूंढिए। क्या होगा? 2 सेकेंड मैं देता हूँ आपको, है ना, हमेशा की तरह। आप थोड़ा ढूंढो उसको, क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर सी होगा, है ना, गैर व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और विशेषज्ञों की समिति। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो हमें समझना है कि जो हम लोग व्यक्तिगत डेटा की बात करें, देखिए समिति ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि उसमें उस समिति में बताया गया कि सरकार और उसके एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी प्रकार के डेटा, जैसे कि जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा और सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई जानकारी को सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा में शामिल किया है। और सामुदायिक एक गैर व्यक्तिगत डेटा होता है। वो क्या होता है? देखिए, सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया गया। जैसे एक ही भौगोलिक स्थिति साझा करने वाले लोगों का डेटा, किसी एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों का डेटा, अथवा एक जैसा रोजगार करने वाले लोगों का डेटा आदि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र डेटा सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में आता है। और निजी गैर व्यक्तिगत जो डेटा है, यानी अंततः निजी गैर व्यक्तिगत डेटा के श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है ना। अब हमें अगली जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र एक स्वायत्त निकाय के तहत किसके अंदर आता है। तो 2 सेकेंड है, आप सोचिए। इसका आंसर डी होगा, है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, है ना। तो थोड़ा इस बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र क्या है। देखिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है ना। अगली हम लोग जो चलते हैं ये चीज़, और बाकी अगर मैं ऐसे सारे मंत्रालय की बात करूं तो आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, जितनी स्कीम्स योजना अभी तक लॉन्च हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में या फिर अगर मैं बात कर लूँ ये नेशनल लेवल पे, तो उस सारे स्कीम्स का मैं एक वीडियो पीडीएफ बना दूंगा। एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना। बात रही कि गृह मंत्रालय के, आपको मालूम ही है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि गृह मंत्रालय कौन सी योजना लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो सिंगोला है, यहाँ पे सिनकुन ला भी इसको कभी कभी बोला जाता है। तो सिंगोला किस भारत के सीमा के बीच किस पहाड़ी दर्रा में है। तो एक क्वेश्चन है। तो इसमें आप थोड़ा सा जो है समय निकालिए कि इन चारों में से क्या होगा। आपके पास 2 सेकेंड समय है। इसका आंसर ए होगा, है ना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। थोड़ी जानकारी लेते हैं सिंगोला के बारे में। देखिए, सिंगोला या फिर सिनकुन ला हिमालय की एक पहाड़ी का दर्रा है जो भारत में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के राज्यों की सीमा पर स्थित है, और जंस्कार की पदुम बस्ती के लाहौल के दारचा बस्ती से जोड़ता है। तो दर्रे से अगर मैं बेसिकली बात करूं तो दर्रे से 20 मीटर नीचे एक छोटा तालाब है। ऊंचाई 5091 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। स्टेट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारी स्टेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कुम्हार सशक्तिकरण योजना किसकी पहल है? थोड़ा सोचिए, आप बता सकते हैं। ये केवीआईसी का है ना, केवीआईसी का। अब देखते हैं, कुम्हार सशक्तिकरण योजना एक का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय के मुख्य धारा में वापस लेकर आना है। इस योजना के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए अनुमिश्रक मशीनों और पग मिल्स जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अब यहाँ पे समझना है कि भारतीय अनुसंधान परिषद यानी ICAR क्या है। भारतीय अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। 16 मई 1929 को इसको शुरू किया गया। निर्देशक त्रिलोचन मोहपात्रा हैं और इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगली NCDC है। NCDC के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के रूप में की गई थी। NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुएं, पशुधन, सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, आयात, इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला है वर्ष 2014-18 यानी 2018 के 13 नवंबर तक के दौरान NCDC द्वारा 63,702.61 रुपये की वित्तीय सहायता निर्गत की गई है, जो वर्ष 2010-14 के दौरान निर्गत 19,850.6 करोड़ रुपए से 220% अधिक है। अगली है KVIC 1956 यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग संसद के खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है SFAC। ये क्या है? ये लघु और सीमांत किसानों को किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनी के रूप में संगठित करने के लिए एक अग्रणी संघ है। यह किसानों को प्रगामी रूप से मुक्त कृषि व्यापार और साथ साथ मूल्य खोजने का प्रस्ताव उपलब्ध कराता है। वर्तमान में SFAC के साथ लगभग 1000 EPO FPC पंजीकृत हैं। अगली जो है हमें उसके बारे में जानकारी लेना है। अगला क्वेश्चन है, आप देख लो ध्यान से। क्रॉट 2020 नियम जो कभी कभी समाचार में लिखित होते हैं वो किस चीज से संबंधित है? थोड़ा सा बताएं आप। 2 सेकंड है आपके पास। है ना, तो आंसर क्या होगा? D, उत्पत्ति के नियम के परिवर्तन के दिशा निर्देश के अनुसार। थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? मुक्त व्यापार समझौता को लेकर। देखिए, मुक्त व्यापार क्षेत्र की प्रवृत्ति अगर मैं बताऊं एक तरीके से, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ ये होता है कि जिन दो देशों के बीच में ये संधि की जाती है उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। वहीं अगली जो है कृषि पर समझौता, तो दरअसल वर्ष 1994 से विश्व व्यापार समझौता कृषि क्षेत्र में लागू हुआ है। यह समझौता कृषि क्षेत्र में निवेश और व्यापार के नियमों को वैश्विक स्तर पर संस्थाबद्ध किए जाने का प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उत्पाद एवं व्यापार का निजीकरण करना था, है ना। तो यह ध्यान दीजिएगा। अगली जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेस अपरदन और लाभ स्थानांतरण। ये क्या है? देखिए, न्यूज़ में आया हुआ था कि भारत ने बेस अपरदन और लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिए OECD सम्मेलन में पुष्टि की है। तो क्या देखिए, भारत ने क्या किया है कि बेस अपरदन और लाभ स्थानांतरण यानी BEPS को रोकने के लिए टैक्स ट्रीटी संबंधित उपायों यानी MLI को लागू
करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन में पुष्टि की। ये राजस्व रिसावों को प्लग करने के लिए कन्वेंशन के लिए देशों के हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौतों डीटीएए में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही इस ढांचे में द्विपक्षीय कर संधि हेतु निहित प्रावधान वित्त वर्ष 2020 से 21 से लागू होंगे और 25 जून 2019 को भारत ने ओईसीडी, है ना, पेरिस के अनुसमर्थन के साधन को कवर किए गए कर समझौतों यानी सीटीए आरक्षण विकल्प और सूचनाओं के मामले में अपने अंतिम स्थान के साथ जमा किया है। दोस्तों, यह सुनिश्चित किया जाता है और उसमें हुआ भी था कि 1 अक्टूबर 2019 को एमएलआई भारत में लागू होगा और इसके प्रावधानों का वित्त वर्ष 2020-21 से भारत के डीटीएएस पर प्रभाव डालेगा। तो ये कुछ न्यूज़ थे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।